तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी लाइव क्लासेस में। एनएन क्लासेस आपको यहाँ पर पुलिस टेलीकॉम की इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखें अपना सिलेबस तो आपके पास 3 यूनिट हैं, ठीक है। जिसमें से पहली यूनिट जो है उसमें जो टॉपिक्स हैं आपके, पहला हो गया आपका टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक फंडामेंटल टॉपिक का काम करता है पूरा इंग्लिश में। इसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जनरली ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और बड़ा ही इजी टॉपिक है। अगर आप एक बार फंडामेंटल समझ जाएँ, बेसिक समझ जाएँ, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके लिए बहुत ही पीस ऑफ केक हो जाता है। इसके बाद है बेटा आपके पास रिपोर्टेड स्पीच। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये होता है नरेशन का, बट आपसे स्पेसिफिकली रिपोर्टेड स्पीच के ही टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ठीक है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक नहीं है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जहाँ पे या तो आप वॉइस को चेंज करते हैं सेंटेंस की, या सेंटेंस में जो नरेशन दिया है उसको चेंज करते हैं। तो बेसिकली ये सारा का सारा आपका वॉइसेस और नरेशन पर ही बेस्ड है। और लास्ट है बेटा स्पॉटिंग एरर्स। तो स्पॉटिंग एरर्स जो आपके आएंगे वो बेसिकली जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करते हुए आएंगे, ठीक है। जैसे आता है ना, आपके पास एक सेंटेंस दिया है, उसके 4 हिस्से कर देगा, ए बी सी और डी। फिर पूछेगा ए बी सी डी में किस वाले पार्ट में आपकी एरर है, तो यही होगा। तो यह है यूनिट 1। यूनिट 2 की अगर बात करें बच्चे, तो यूनिट 2 अगर आप ढंग से देखें तो यूनिट 2 आपको कवर कर रहा है केवल वोकैबलरी का पार्ट, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका, यूनिट 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो पहला टॉपिक है बच्चे, इसमें है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड्स सॉरी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है बच्चे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है बच्चे, वो है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। थर्ड टॉपिक है आपके पास फिगर्स ऑफ स्पीच। अब फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा? आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे। बट फिगर्स ऑफ स्पीच में जनरली जैसे पर्सोनिफिकेशन हो गया, सिमिली हो गई, मेटाफोर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको भी हम कवर करेंगे। ये आपका एक बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए है, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद जब इसने पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मान के चलिए बेटा पूरा ग्रामर आपका छुपा है, क्योंकि यहीं पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सारा का सारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। तो बेसिकली 8 हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और लास्ट है सिनोनिम एंड एंटोनिम, सिनो एंड एंटोनिम, ठीक है। तो एक यूनिट 1 पूरा ग्रामर बेस्ड है, यूनिट 2 में थोड़ा सा ग्रामर है बट ज़्यादातर आपका वोकेबलरी का सेक्शन है। यूनिट 3 की बात करें तो बस सेम है, ग्रामर ही फॉलो कर रहा है यूनिट 3 भी। यूनिट 3 में आप देखेंगे आपके पास है प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन पर बेटा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ग्रामर बेस्ड भी बन सकते हैं, याद रखिएगा वोकेबलरी बेस्ड भी बन सकते हैं। तो प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रपोजिशन से दिखने के चांसेस होंगे। अगला है बेटा मोडाल्स। मोडाल्स भी आपका वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है, मोडाल्स हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कंडीशनल सेंटेंस। एक्चुअली यहाँ पे कंडीशनल्स लिखा है बट ये होता है कंडीशनल सेंटेंस, ये भी आपका टेंस से ही रिलेटेड है। और अगला है आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब। और लास्ट टॉपिक है बच्चे आपके पास स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। तो बच्चे ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहा है बेटा कि स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से करोगे या यूनिट 1 से। चलिए अभी देखते हैं, अभी मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। देखिए यूनिट 1 जो है आपका बेसिकली ग्रामर को ही कवर कर रहा है। यूनिट 2 में बस एक पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर को कवर कर रहा है, बाकी पूरा का पूरा आपका वोकेबलरी पार्ट है। यूनिट 3 अगेन आपका ग्रामर से ही संबंधित है।
ठीक है। तो जो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा, जो वेटेज होगा आपके पेपर में, ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रामर से ही रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है। वोकेबलरी भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करेगी, रोल प्ले करेगी। अच्छा, इस सिलेबस में आप एक चीज़ और देखिए, आपके पास कॉम्प्रिहेंशन नहीं दे रखा है, मतलब वो अनसीन पैसेज जो आता है वो नहीं दे रखा है। पैरा जम्बल्स भी नहीं दे रखा, मतलब PQRS जो हमको जम्बल्ड फॉर्म में दिए जाते हैं वो भी यहाँ पर नहीं दिया है। ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिट, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लासेस किस प्लेटफॉर्म पर होंगी, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बच्चे, क्लासेस तो मेरी जो क्लासेस आएंगी वो यूट्यूब पर लाइव ही आएंगी। ठीक है। और जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हीं को ये कुछ समय के बाद दिखेंगी, अभी तो शायद पब्लिक होगी आई थिंक। बाकी जो ये डाउट्स आप जो है वो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, जो मैनेजमेंट में सर हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चे ये तो आपका सिलेबस है। अब बात आती है, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे या कहाँ, यूनिट 1 से। तो देखिए बेटा, अब सिलेबस को अगर हम स्ट्रेटेजी के रूप में देखें, अगर हम डिस्कस करें अपनी आने वाले समय की स्ट्रेटेजी को, तो उसमें देखिए, आप ग्रामर की शुरुआत टेंस से भी कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आप किस तरीके से समझना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि हमारी जो ग्रामर है ना, मतलब क्लास ही शुरू कर देते हैं। तो जो हमारी ग्रामर है बच्चे, वो कैसे डिवाइडेड है। याद रखिए, आपकी जो ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है बच्चे फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर, आप कोई भी एग्जाम देखो, हर एक में कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और दूसरी है बेटा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अब आराम से सुनिए, फंक्शनल ग्रामर है क्या और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स की बात करते हैं। पहला टॉपिक है बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, शब्दों का ज्ञान है बच्चे, कि सेंटेंस जो हमको दिया है उसमें जितने भी शब्द लिखे हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब हमको समझ आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। पहला है बेटा नाउन। नाउन को समझे तो एक नेमिंग वर्ड नाउन कहलाएगा। भाई आप जिस चीज़ का नाम रख सके तो वो नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। नाउन के बाद आएगा बेटा प्रोनाउन। हो सकता है कि नाउन जो है, जो ये जो नेम आप यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही लंबा हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो हर जगह हम HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी नहीं लगा सकते, तो हमको उसके लिए एक प्रोनाउन की ज़रूरत है जो उसको रिप्लेस कर सके। इसके बाद है बच्चे, इस नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद ये नाउन और प्रोनाउन जो भी काम करेंगे वो बताएगा वर्ब। वर्ब के बाद आपका आएगा एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब के बाद जो टॉपिक्स है वो है, पहला प्रेपोजिशन, दूसरा है कंजंक्शन। अब इसमें होता क्या है बेटा, इंटरजेक्शन भी आता है एक टॉपिक, इंटरजेक्शन। बट इंटरजेक्शन हम यूज़ नहीं करते, आपका सिलेबस का पार्ट होता नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके किसके, नाउन के, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इसके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ एक अलग से टॉपिक आता है जो है आर्टिकल। केवल 3 शब्दों को हम कहते हैं आर्टिकल, ए, एन और द। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका बन गया फंक्शनल ग्रामर का, जहाँ पे हम शब्द की जो उसका बेसिक फॉर्म है उसको नहीं देखते हैं, हम उसको उसके फंक्शन को देखते हैं। और अब देखिए फंक्शनल ग्रामर है क्या। मान लीजिए बेटा, मैंने कहा कि राम बॉट न्यू रनिंग शूज़। राम ने नए रनिंग वाले जूते खरीदे। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा बच्चे कि राम इज रनिंग इन द पार्क। और तीसरा बोला कि रनिंग इज अ गुड हैबिट। तो अब इन 3 सेंटेंस में आपके पास एक शब्द है
जो है रनिंग, सेंटेंस 1 में, सेंटेंस 2 में और सेंटेंस 3 में। तो अगर मैं सेंटेंस 1 की बात करूं बेटा, तो सेंटेंस 1 में ये रनिंग क्या है? सेंटेंस 1 में देखिए, राम ने खरीदा क्या? राम ने शूज़ खरीदे, तो ये नाउन है। और नाउन, ये शूज़ कैसे थे? ये रनिंग के लिए थे। तो यहाँ पे ये जो रनिंग है बच्चे, ये है एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, राम इज़ रनिंग इन द पार्क, तो यहाँ पर बच्चे ये जो रनिंग है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है और ये बता रहा है राम के द्वारा किया गया एक्शन। तो सेकंड सेंटेंस में जो रनिंग है ये है वर्ब। और थर्ड में देखें तो व्हाट इज़ अ गुड हैबिट, तो आंसर आ रहा है रनिंग, तो बेटा थर्ड सेंटेंस में ये रनिंग है नाउन। अब आप देखिए कि हमारे पास शब्द तो एक ही है ना, हमने किसी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई, बट इसके फंक्शन कितने हो गए? पहला, एडजेक्टिव का फंक्शन दे सकता है, दूसरा नाउन का फंक्शन भी दे सकता है V1 प्लस आई, और तीसरा वर्ब का फंक्शन भी दे सकता है। जब V1 प्लस आई फॉर्म बच्चे एडजेक्टिव का फंक्शन देता है तो इसको कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब V1 प्लस आई नाउन का रोल प्ले करता है सेंटेंस में, तो इसको कहा जाता है जेरेंड। और लास्ट में बेटा जब ये वर्ब का काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्ब ही कहलाएगा। तो आपने देखा कि शब्द तो एक ही है रनिंग, बट इसके फंक्शन अलग अलग हैं। कभी ये नाउन का काम कर रहा है, कभी एडजेक्टिव का, कभी ये वर्ब का काम कर रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम समझें एक और एग्जाम्पल से फंक्शनल ग्रामर के बारे में, मान लीजिए मैंने कहा कि राम वेंट होम, और दूसरा बोला शिल्पा लव्स हर होम। और मैं आपसे पूछूं बेटा कि इन दोनों सेंटेंस में आप बताइए कि नाउन क्या है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करता हूँ आपके रिप्लाई का। पहले सेंटेंस में बताइए नाउन क्या है। चलिए देखिए, राम पहले सेंटेंस में एक नाउन है, जबकि यहाँ पर बेटा होम जो है, क्या ये नाउन है? बताइए, क्या पहले सेंटेंस में होम एक नाउन है? यस मैंक, राम तो एक नाउन है, सही है, बट क्या होम एक नाउन है फर्स्ट सेंटेंस में? देखिए, एक स्टूडेंट कह रहा है राम और होम, देखिए यहाँ पर ये नाउन नहीं है बच्चे। जबकि सेकंड सेंटेंस में देखें तो शिल्पा एक नाउन है और यहाँ पर होम भी एक नाउन है, बट फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो होम है वो नाउन नहीं है, वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यही मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि शब्द तो एक ही होगा, बट उसका फंक्शन क्या है यही हमको समझना है फंक्शनल ग्रामर में। समझ गए? तो फर्स्ट वाले में सिर्फ राम एक नाउन है, सेकंड वाले सेंटेंस में शिल्पा और होम दोनों नाउन है, और फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो होम है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दैट इज फंक्शनल ग्रामर, जहाँ पे हम शब्द को नहीं उसके फंक्शन पर ध्यान देते हैं। अब होता क्या है बच्चे कि जब आपने ये फंक्शनल ग्रामर देखा तो हर एक के हर पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग फंक्शन है। नाउन के अलग, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब के क्या है? अलग अलग फंक्शन है। बट इनमें से एक शब्द आता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है वर्ब, जिसके सबसे ज़्यादा फंक्शन है और जिसके सबसे ज़्यादा प्रकार भी आप देखेंगे। अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो आपके पास बेटा एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है। बाकी एक्शन वर्ब डिवाइड हो जाएगी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में, फिर ट्रांजिटिव भी डिवाइड हो जाएगी मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट्स और इन्फिनिटिव्स, बेयर इन्फिनिटिव्स, बहुत सारी वर्ब के प्रकार हैं। तो इसका मतलब वर्ब के सबसे ज़्यादा फंक्शन हुए, और जब वर्ब के सबसे ज़्यादा फंक्शन हो गए तो इसी से बच्चे हमारा जो दूसरा पार्ट है ग्रामर का, जो कि है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, यहाँ से ये शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्ब पर आधारित है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो अब देखते हैं कि इस डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं
जो वर्ब से रिलेटेड है। तो बच्चे पहला टॉपिक है इसमें टेंस, जो कि वर्ब पर आधारित है। दूसरा टॉपिक है बच्चे इसमें वॉइसेस, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और तीसरा है बच्चे नरेशन। नरेशन का मतलब हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो टॉपिक्स है बच्चे, ये आपके किससे हैं? वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब पर आधारित है। क्योंकि जब आप वर्ब को एज अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के हिसाब से देखोगे तो टेंस की रचना होनी शुरू हो जाएगी, मतलब आप टेंस बता पाएंगे। अगर आप वॉइस और नरेशन की बात करें तो यहाँ पे वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, एक्शन, नॉन एक्शन, इन सब में डिवाइड हो जाती है। तो हमारा जो एक ओवरऑल सिलेबस है लगभग ये है, मतलब इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए अपने सिलेबस का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, एक स्टूडेंट ने जो पूछा था कि सर क्या हम यूनिट वाइज चलेंगे या पार्ट्स ऑफ स्पीच से चलेंगे? बच्चे वैसे तो मेरा, अगर आप लॉन्ग टर्म में पढ़ते हैं तो हमको तो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के अनुसार ही चलना चाहिए, है ना। और जैसे हम करते हैं कि भाई पहले हमने टेंस पढ़ लिया, टेंस के बाद हमने आपका ये वॉइसेस पढ़ लिया, है ना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, कुछ आपने स्पॉटिंग एरर्स कर लिए इन पर भी आधारित, तो ये सारी चीज़ें तो चलेंगी। बट मेरे अकॉर्डिंग बेटर ये रहेगा बच्चे कि हम इस पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज ही कवर करें। तो पहला टॉपिक जो होगा वो होगा आप सभी के लिए टेंस का। उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पाएंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पॉटिंग एरर्स। हाँ, एक पॉइंट और हम जरूर कर सकते हैं बच्चे कि हम ये जो वोकेबलरी वाला पार्ट है, वोकेबलरी का जो पार्ट है वो हम पैरेलल चलाते रहेंगे। तो जैसे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे, तो मंडे टू फ्राइडे के बाद सैटरडेज और संडे जो हमको मिलता है, तो यहाँ पर मैं आपको, अब देखिए सिंपल सी बात है बेटा, एक से 1.5 महीने तक का हमारे पास टाइम है, तो ज़रूरी तो है नहीं कि सारी वोकेबलरी कवर होगी। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि मैं आपको ऐसी वोकेबलरी देने की पूरी कोशिश करूँ जिसके आने की संभावना थोड़ा ज़्यादा होगी। ऐसे तो नहीं कह सकता हर कोई टीचर कि जो मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा वोकेबलरी में, बट फिर भी ऐसी वोकेबलरी आपको ज़रूर दी जाएगी पीडीएफ या क्लासेस के फॉर्म में जिसके आने की संभावना ज़्यादा होगी। आई होप आप ये सब समझ रहे होंगे। तो चलिए बेटा अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि है टेंस। क्लास के बाद बच्चों ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी आपका फीडबैक होगा वो बताइएगा। वॉइस की प्रॉब्लम हो या आपकी कैमरे की दिक्कत हो, है ना, जो भी दिक्कतें हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो बेटा हम यूनिट 1 से ही शुरू कर रहे हैं और यूनिट 1 में ही हमारा पहला टॉपिक है टेंस। तो आराम से समझते हैं। तो बेटा अगर मैं टेंस की परिभाषा बोलूँ तो एक छोटी सी परिभाषा ये बनती है कि इट इज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन, द टाइम ऑफ एन एक्शन। कहने का मतलब कि कोई कार्य हुआ और अब वो कार्य किस समय हुआ, ये सब बातें हमें बताता है टेंस। ठीक है, कि कोई कार्य हुआ है और वो कार्य किस समय हुआ है, तो ये कौन बताएगा? टेंस आपको बताएगा। अब याद रखिएगा कि सेंटेंस में बेटा हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहला होता है बच्चे, सेंटेंस में सबसे पहला होता है सेंस, कि सेंटेंस सेंस क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव। इसके बाद होता है बेटा स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे लिखा गया है। फिर आता है टाइम, सेंटेंस जो हमारा वाक्य है इंग्लिश का वो किस समय को बता रहा है। और फिर आता है टेंस, कि उसमें जो कार्य हुआ है वो कब और कैसे हुआ है, ये बताएगा टेंस आपको। तो चार चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कहूँ ही इज़ अ
ही इज़ अ लेज़ी पर्सन या ही इज़ अ लेज़ी बॉय। तो इसमें अगर मैं सेंस की बात करूं और स्ट्रक्चर की बात करूं, टाइम की बात करूं और टेंस की बात करूं, तो बेटा सेंस तो इसमें नेगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि वो लेज़ी बच्चा है, तो नेगेटिव सेंस में बोला गया उसके बारे में। स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देखते हैं यहाँ पे कि आपको दिख रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर दिख रही है हेल्पिंग वर्ब, फिर दिख रहा है एक आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो स्ट्रक्चर है वो तो कैसा है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि नॉट वगैरह कुछ है नहीं, तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव हुआ। टाइम की बात करूं बेटा तो टाइम यहाँ पे दिखा रहा है प्रेजेंट का, कि वर्तमान में यही कहा जा रहा है कि वो एक लेज़ी लड़का है। और टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो चार चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे सेंटेंस को समझने में आसानी हो। अब अगर हम टेंस के दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तो जो टेंस है बेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन, टेंस जो है वो आधारित होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। टेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर ही आधारित होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है कि सर टेंस क्या बता रहा है, सर इट इज़ अ टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई एक्शन हुआ, कब हुआ, ये टेंस बताएगा। सेंटेंस में चार चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर, उसके द्वारा दर्शाया गया समय, और उसके द्वारा बताया गया टेंस। तीसरा, टेंस किस पर आधारित है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर आधारित है। तो हम फटाफट हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझना शुरू कर देते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब है क्या चीज़। तो आप हेडिंग डालेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब की पहला पॉइंट समझें, तो हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब की फॉर्म है जो कि टाइम ओरिएंटेड होती है, मतलब समय को बताती है, तो इसीलिए कहेंगे इट इज़ टाइम ओरिएंटेड, ये समय के बारे में बताती है। तो सर हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, तो बेटा इनकी संख्या है 3। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, पहली है डू, अगली है बी, और तीसरी है हैव। तो याद रखिएगा 3 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, जिनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जो कि है डू, बी और हैव। तो सर अब ये समझते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं। तो बच्चे इनके टाइप है 3, जो कि हो गए, जो कि कहलाएंगे V1, V2 और V3। तो एक टेबल सी बना लेते हैं, और इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको टेंस को समझना है, ठीक है बच्चे। इस टेबल को समझते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब की टेबल। देखिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास कितनी हेल्पिंग वर्ब है, 3। पहली हो गई डू, पहली है बच्चे डू, अगली है बी, और तीसरी है हैव। और इन तीनों बेस फॉर्म की V1 भी है, V2 भी है, और V3 भी है। डू के V1 की बात करें बेटा, तो डू का V1 होता है केवल डू, V2 होता है डिड, और V3 होता है बेटा डन, डू डिड डन। बी का V1 देखें तो बेटा बी के V1 में आता है इज, एम, आर। क्या आता है, इज, एम, आर। इसके V2 की बात करें तो इसमें आएगा वर्स और वर। और इसके V3 की बात करें तो यहाँ पे आएगा बेटा बीन। क्या आएगा, बीन, ठीक है। हैव की बात करें V1 की, तो बेटा पहला होता है हैज़, और अगला होता है हैव। V2 की बात करें तो इसका V2 होता है हैड, और तीसरा इसका जो V3 होता है ये भी होता है हैड। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसकी एक टेबल बनाएंगे ढंग से समझने के लिए। अब याद रखिएगा, ये जो V1 है ना आपका, ये V1 हमेशा आपका शो करेगा, चाहे किसी भी हेल्पिंग वर्ब हो, ये V1 हमेशा शो करेगा प्रेजेंट टेंस को।
या प्रेजेंट टाइम को। V2 जो है बच्चे, ये हमेशा शो करेगा पास्ट को या फिर पास्ट टाइम को। अब V3 का क्या रोल है, तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि जो V1 और V2 होते हैं, ये दोनों की दोनों वर्ब, V1 और V2 किसकी, टू बी हैव की, ये हमेशा यूज होती हैं एक्टिव सेंटेंस में या एक्टिव वॉइस में। जबकि V3 जो है बेटा, ये तीनों V3 जो हैं ये यूज होती है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में। अब ये समझिए कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। सिंपल सी बात है, जब काम करने वाले को आप सबसे पहले बोलें तो वो एक्टिव वॉइस है। राम इज राइटिंग अ लेटर, काम कौन कर रहा है, राम, तो ये एक्टिव वॉइस है। और राम का कार्य क्या है, राम कौन सा काम कर रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये वर्क डन है उसका, तो इसको हमने बाद में बोला। तो जब डूअर पहले हो, काम उसके द्वारा जो किया गया है वो बाद में हो, तो इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होती है बेटा, पैसिव वॉइस में कार्य को पहले लिख दिया जाता है और कार्य करने वाले को बाद में बताया जाता है। अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। फिलहाल अभी इतना समझना बहुत है। तो V1 और V2 कहाँ आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस में, और V3 कहाँ आ रही है, पैसिव वॉइस में। इसका मतलब अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर ढंग से समझना है तो आपको वॉइसेस भी पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे ढंग से आने वाली क्लासेस में। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बेटा यहाँ पर केवल प्रेजेंट और पास्ट की बात चल रही है, फ्यूचर की कोई बात ही नहीं चल रही। तो इसीलिए कई जगह या कई लोग ये मान के चलते हैं, जो कि सच भी है, कि फ्यूचर टेंस कोई टेंस ही नहीं होता। याद रखिएगा, फ्यूचर जो टेंस है, इट इज़ नॉट अ टेंस, टेंस ही नहीं है। बट अब फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हमको स्ट्रक्चर बनाने। और प्रेजेंट और पास्ट क्या है, प्रेजेंट और पास्ट क्या है, यही इंपॉर्टेंट टेंस है। आप टेंस का क्वेश्चन उठाओ, कोई भी बुक आपके पास हो, सबसे ज़्यादा आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस के ही मिलने वाले। अब इसका कारण क्या है, आप एक चीज़ सोचिए कि वास्तविकता किस समय में है। देखिए, जो पास्ट है वो तो रियल है ना, वास्तविक है। भाई पास्ट में हमारे देश में अंग्रेज आए थे और हमको गुलाम बना के चले गए, ये पास्ट की घटना है, तो ये वास्तविकता है। प्रेजेंट की बात करें तो बेटा प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि NN क्लासेस आपको इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करा रही है और अभी हम NN इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये भी वास्तविकता है। बट फ्यूचर की अगर हम बात करें तो बेटा फ्यूचर आपका क्या है, अनरियल है। हमें खुद नहीं पता कि 10 मिनट के बाद क्या घटना होने वाली है। इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ इमेजिनरी। तो इसी वजह से फ्यूचर को कहीं लोग टेंस नहीं मानते। और इसका दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि सर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही है जो टेंस की रचना करती है, समय को बताती है, तो समय निश्चित कब होगा, प्रेजेंट और पास्ट में। फ्यूचर में तो समय निश्चित है ही नहीं बेटा। और इसी वजह से आप देखते हैं कि तीनों हेल्पिंग वर्ब में जब भी हम V1 V2 उठा लें या V3 भी उठा लें तो कहीं पर भी फ्यूचर का जिक्र नहीं आता है। आई होप आप ये बात समझे होंगे, आपको पहले सुनना पड़ेगा ढंग से, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ आई कि भाई सर प्रेजेंट भी एक टेंस है, पास्ट भी एक टेंस है, V1 V2 इसमें आती है। अब आते हैं टेंस के प्रकार, क्योंकि हमको अब क्या बात करनी है, मेन वर्ब को डिस्कस करना है। तो इसीलिए अब हम आते हैं किस पर, टेंस के टाइप्स पर। देखिए, जब मैं टेंस के टाइप्स की बात करूं, टाइप ऑफ टेंस की बात करूं, टाइप्स ऑफ टेंस, तो बच्चे मेरे पास 4 प्रकार के टेंस आते हैं। सबसे सिंपल टेंस है कंटिन्यूअस, और उसके बाद जो सिंपल है वो है परफेक्ट। अब इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से बनता है सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस, और इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
तो देखिए अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा भी समझनी है। मान लीजिए जहाँ पर काम हो रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, तो ये एक्शन, जहाँ पे एक्शन चल रहा है उसको आप कंटिन्यूस कहेंगे। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब आती है वो V1 प्लस ING आती है। जहाँ पे वर्क कंप्लीट हो चुका है, वर्क इज कंप्लीटेड, वर्क इज कंप्लीटेड, यहाँ पे हमेशा V3 आएगी। भाई दो ही चीज़ तो हो सकती है, काम किसी भी कार्य के बारे में आप दो ही चीज़ बोल सकते हो, या तो काम चल रहा है या फिर काम हो चुका। बट बच्चे जब यही ना पता चले कि कार्य चल रहा है और ना ये पता चले कि कार्य हो चुका है, तो वहां पर क्या आता है, वहां पर हम टेंस यूज करते हैं इनडेफिनिट। तभी इसका नाम इनडेफिनिट है, अनिश्चितता है कि कार्य चल भी रहा है या कार्य हो चुका है, कुछ नहीं पता चल रहा। राम ऑलवेज राइट्स एन एप्लीकेशन टू हिज प्रिंसिपल, आदत है उसकी, ये थोड़ा ना बताएगा कि वो अभी लिख रहा है, ना ही ये बताया गया कि वो लिख चुका है, बस वो हमेशा लिखता है, तो इसलिए इनडेफिनिट टेंस में बोली जाएगी। और बच्चे जब कार्य का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका हो और कुछ हिस्सा चल रहा हो, तो तब बनेगा आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये मैंने आपको एक कोशिश करी कि आपको टेंस को जो है एक छोटी सी परिभाषा से समझाऊं। तो मान लो अगर मैं कहता हूं कि वर्क इज गोइंग ऑन को, कार्य चल रहा है, इसको अगर मैं ए बोलूं, कार्य हो चुका है इसको मैं बी बोलूं, तो जब ए भी ना हो और बी भी ना हो तो टेंस बनेगा इंडेफिनिट। जब सिर्फ ए हो तो कॉन्टिन्यूस, जब सिर्फ बी हो परफेक्ट, और जब बेटा कुछ हिस्सा बी का भी हो, मतलब कार्य कुछ हिस्सा हो चुका है और कुछ हिस्सा चल भी रहा हो, तो वहाँ पे आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये मैंने आपको कोशिश करी कि सरल शब्दों में मैं आपको टेंस के बारे में समझाऊं। अगला मेन वर्ब, कि इस बच्चे मेन वर्ब कैसे यहाँ पर आती है। देखिए मेन वर्ब की बात करें तो कंटिन्यूस में V1 प्लस ING आएगा, चाहे प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, है ना। परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 आएगा, चाहे प्रेजेंट या पास्ट हो। बट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में क्या आएगा, इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में दो चीज़ आ सकती है, या तो V1 आएगा या फिर V1 के साथ लगा हुआ S या ES आएगा। और पास्ट टेंस में आपके साथ सिर्फ आ सकती है V2। अब समझते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे वर्ब आएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यस मेन वर्ब की टेबल पर। अब अगर बेटा मेन वर्ब की मैं बात करता हूं तो समझिए पहले, जस्ट मिनट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या होती है बेटा, इट इज एक्शन ओरिएंटेड। ये क्या होती है, एक्शन ओरिएंटेड होती है, कि कार्य क्या हुआ उसके बारे में बताती है। इसके फॉर्म या इसके टाइप्स कितने होंगे या इसकी संख्या कितनी होगी, देखिए संख्या तो इसकी अनगिनत होगी क्योंकि अनगिनत एक्शंस होते हैं। बट इसके टाइप होते हैं बेटा 3+2। 3+2 का मतलब एक V1, अगली V2, अगली V3। अब V4 और V5 जो होते हैं बेटा वो डिराइव होते हैं V1 से, या तो V1 के साथ S या ES लग जाएगा या फिर V1 के साथ ING लग जाएगा। तो हम तो अब ना V4 बोलेंगे ना V5 बोलेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे V1 के साथ S या ES या फिर V1 के साथ ING। ठीक है। अब सोचिए अगर आपको यही टेबल बनानी हो, मेन वर्ब की टेबल बनानी हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ये कैसे बनेगी। आपके पास टेंस में कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए कार्य की, और उसमें कुछ हिस्सा कंप्लीट भी होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या लाते हैं, कंटिन्यूटी के लिए हम लाते हैं यहाँ पे V1 प्लस ING, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो। प्रेजेंट में या पास्ट में कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम V1 प्लस ING लगाएंगे। ठीक है, V1 प्लस ING।
ठीक है। अब परफेक्टनेस को कैसे शो करेंगे? अगर हम बेटा अपनी हेल्पिंग वर्ब की टेबल पे आए तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट का मतलब तीसरा V3, तो ये V1 बेस फॉर्म हो गई, ये V2 की बेस फॉर्म हो गई, ये V3 हो गई बेस फॉर्म। तो इसमें आपका प्रेजेंट टेंस में आ रहा है हैज़ और हैव, ठीक है, तो इसलिए हम हैज़ हैव को उठा लेंगे यहाँ से। प्रेजेंट टेंस में आपके पास हैज़ और हैव आ गया, और पास्ट टेंस में यहीं पर आ गया हैड, उसके ठीक नीचे देखेगा। बट अभी आपने फंक्शनल ग्रामर की परिभाषा में देखा कि सर V1 प्लस ING तो वर्ब भी हो सकती है, नाउन का काम भी कर सकती है, और एडजेक्टिव का काम भी कर सकती है। तो इसीलिए बेटा इन सभी के साथ जुड़ जाएगा बीन, इसलिए बन गया प्रेजेंट का हैज़ हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, और इसके साथ आ जाएगा एक और पार्टिकल बीन, तो हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे बीन क्या है? यहाँ पे बीन है बेटा पार्टिकल। पार्टिकल होता क्या है इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये जो दो टेबल आपने नोट करी है, पहली आपकी मेन वर्ब वाली टेबल, ये वाला पेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा जिस पे मैं हैश का साइन बना रहा हूँ। उसके बाद आपका ये वाला पेज भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर नोट कीजिएगा। ये आपके टेंस के पहले दो पेजेस हैं जो नोट आपको करने हैं, बाकी अभी आप आराम से सुनते रहिए और लास्ट में भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बात आई थी सर पार्टिकल क्या होता है, तो बच्चे पार्टिकल की बात करें अगर, इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होगा एक्टिव पैसिव में भी और डायरेक्शन में, वो नरेशन में भी। तो पार्टिकल है क्या? इट इज़ अ नॉन ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ वर्ब which is used only to fix the structure of a sentence. It always remains fixed with the main verb, ठीक है। पार्टिकल है क्या बेटा? पार्टिकल एक शब्द की ऐसी नॉन ग्रामेटिकल फॉर्म है। नॉन ग्रामेटिकल फॉर्म का मतलब कि इस शब्द का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं होता, जो कि यूज़ की जाती है सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए। और ये कैसे फिक्स होगा? क्योंकि पार्टिकल हमेशा फिक्स रहेगा, टिक रहेगा किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। तो जो आपने यहाँ पे हैज़ हैव लगाया, हैज़ हैव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, फिर आपने बीन लगाया, फिर V1 प्लस ING लगाया, तो बेटा ये हो गई मेन वर्ब। ये मेन वर्ब तभी बनेगी जब इसके साथ क्या जुड़ेगा? पार्टिकल। और ये पार्टिकल है तो इसका मतलब ये क्या हो गई? आपकी हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट परफेक्ट में आपने लगाया हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, बेटा ये हो गई आपकी मेन वर्ब, बीन हो गया आपका पार्टिकल, और हैड हो गई आपकी वर्ब, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा। हमने बात करी है आज टेंस के सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में। तो दो इम्पॉर्टेंट पेजेस, पहला हेल्पिंग वर्ब वाली टेबल और दूसरा मेन वर्ब वाली टेबल, और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अगली स्लाइड में पार्टिकल होता क्या है। तो इनको ज़रूर आप क्या करेंगे? नोट रखेंगे। बट अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है,
हम थर्ड टेबल को बनाएंगे और थर्ड टेबल में हम सिर्फ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये तीनों टेबल जो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ, ये अगली क्लास के लिए बहुत यूज़फुल होंगी, क्योंकि अगली क्लास में आप फटाफट, अगर आप इसको ढंग से देख रहे हैं तो अगली क्लास में आप फटाफट टेंस की रचना करना शुरू कर देंगे। इन तीनों टेबल्स को हमने क्या करना है, मिक्स करना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि सेंटेंस के प्रकार कितने हैं। तो याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए कि हम अभी जो बात करेंगे V1 V2 में क्या है, एक्टिव वॉइस। तो अभी जो हम टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे केवल एक्टिव वॉइस का पढ़ेंगे। जैसे ही आप पैसिव वॉइस वाले चैप्टर, वॉइसेस वाले चैप्टर में आते हो तो टेंस का स्ट्रक्चर एकदम अलग हो जाता है। तो इसलिए हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो। तो सबसे पहले जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट वो व्यक्ति जो कुछ काम कर रहा है, काम का प्रभाव जिस पर जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जबकि आप देखते हैं कि हिंदी में जो लिखा जाता है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम राइट्स अ लेटर, एक्टिव सेंटेंस ऐसे ही आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जबकि हिंदी में आ जाएगा राम पत्र लिखता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। तो अभी हिंदी में तो नहीं जाना हमने, इंग्लिश पे रहना है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और आप पढ़ रहे हो टेंस, तो बेटा जो आपकी वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में तो डिवाइडेड होगी। इतना तो आपको पता ही है। तो पहला टाइप समझते हैं। पहला टाइप है बेटा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हो गया टू गिव अ स्टेटमेंट, टू गिव अ स्टेटमेंट, कोई कथन बोलना, मतलब कुछ बोलना, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अब बोल तो आप दो तरीके से सकते हो ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसीलिए असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार में डिवाइडेड हो जाता है। पहला आता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा आता है बच्चे नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, वर्ब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड हो रही है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम इज राइटिंग अ लेटर। तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकंड आएगा बेटा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पहला आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब याद रखिएगा नॉट है क्या। नॉट होता है बेटा एडवर्ब ऑफ निगेशन, और ये फिक्स रहता है मेन वर्ब के साथ। मतलब अगर आपको नॉट लगाना है तो आपको मेन वर्ब को ही क्वालिटी बतानी है नॉट लगा के। तो नॉट जो होता है वो मेन वर्ब से पहले लगता है, ये रूल समझ लीजिए। तो अगर आप इसी को बनाएंगे, राम इज़ राइटिंग अ लेटर का नेगेटिव, तो सेंटेंस बन जाएगा राम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। राम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये हो गया आपके असर्टिव सेंटेंस। सेकंड आता है बच्चे, सेकंड टाइप आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब सोचिए, असर्टिव सेंटेंस का मतलब था टू गिव अ स्टेटमेंट या कुछ बोलना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होगा टू आस्क समथिंग, टू आस्क समथिंग, मतलब कुछ पूछना, कुछ पूछना।
तो बेटा मैं दो तरीके से आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। पहला होगा कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर आप एक सेंटेंस के द्वारा दे सके। मान लीजिए मैंने कहा कि तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जो आंसर दोगे वो एक पूरा सेंटेंस होगा बच्चे। तो इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब व्हेन द आंसर इज अ सेंटेंस। जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो आपका आंसर क्या हो, एक सेंटेंस हो। और यहीं पर दूसरा बनता है आपका क्लोज एंडेड। दूसरा बनता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब मैं आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछूं कि आपके पास आंसर देने के लिए दो ही शब्द हों, या तो यस या तो नो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि क्या आपने शाम को चाय पी, तो आप या तो यस बोलोगे या नो, आप एक सेंटेंस में आंसर नहीं दोगे। तो इसलिए वो क्लोज एंडेड हो गया, परिभाषा हो गई व्हेन द आंसर इज यस और नो। अब इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओपन एंडेड का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, बाकी सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो जैसे मैंने कहा वाई इज राम राइटिंग अ लेटर। तो जब आप इसका आंसर दोगे कि राम पत्र क्यों लिख रहा है, तो कोई ना कोई सेंटेंस ही तो होगा। तो ये ओपन एंडेड हुआ। जबकि क्लोज एंडेड की बात करें तो क्लोज एंडेड में बस याद रखेगा ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, बाकी स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ तो ये बोला जाएगा इज राम राइटिंग अ लेटर। क्या राम पत्र लिख रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है आंसर या तो यस मिलेगा या नो मिलेगा। समझ गए? अमन इज सेइंग सर वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी लो। देखिए बेटा यहाँ पर हो सकता है, देखिए यहाँ से तो स्पीड तो एकदम सब कुछ सही है ना, अराउंड 20 Mbps की स्पीड है, तो यहाँ से तो बफरिंग सही चल रही है, क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे भी अगर चेक करूँ तो वीडियो क्वालिटी इज़ गोइंग फाइन। तो आप एक बार अपने एंड पे चेक कीजिए कि वीडियो क्वालिटी इंटरनेट की वजह से हो सकता है कि कुछ कम हो। ठीक है बच्चे, सॉरी मैंने कमेंट अभी देखा, मैं पढ़ाने में ही बिजी हो गया था। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के हुए। इसको भी ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि कल की क्लास में बड़ा काम आने वाला है। थर्ड आता है बच्चे, थर्ड प्रकार आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस बेटा जो शो करते हैं किसी भी ऑर्डर को, आदेश, किसी भी कमांड को, किसी रिक्वेस्ट को, निवेदन को, या किसी ऑफर को या किसी प्रपोजल को, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, मान लो मैं अगर ये कहता हूँ बेटा कि क्लोज द डोर, मैंने क्या कहा, क्लोज द डोर। तो बच्चे अगर ये ऑफलाइन क्लास होती है और मैं कहता कि भाई क्लोज द डोर, तो शायद वही वो स्टूडेंट दरवाज़ा बंद करने जाता जो सबसे नज़दीक होता डोर के, दूर बैठा स्टूडेंट नहीं करता, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि सर इसमें जो डूअर होता है वो होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब बेटा सेंटेंस को सुनने वाला, लिसनर। बट बेटा डूअर को यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, इसको यहाँ पर अज्यूम किया जाता है, मतलब माना जाता है। मान लो मैं कहता हूँ हेल्प मी, तो बेटा हेल्प करने वही आएगा जो सुन रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा यू हेल्प मी, समझ गए ना।
तो हेल्प मी जो सुनेगा वही डूअर माना जाएगा। तो इसके बेटा दो स्ट्रक्चर है। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा दो, जैसे ये था हेल्प मी, हेल्प मी, या फिर ये था क्लोज द डोर, या मैंने कहा ओपन द गेट। तो मैं वर्ब लगा रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, डूअर वही होगा जो इसको सुनेगा। और दूसरा होता है बेटा लेट के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू। ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा लेट मी प्ले द सॉन्ग। तो भले ही बेटा गाना तो मैं बजाऊंगा, बट इस रिक्वेस्ट को कौन पूरा करेगा? सुनने वाला। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर आपका ये हो गया इम्पेरेटिव। थर्ड आता है बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तीसरा है, ये देखिए तीसरा तो इम्पेरेटिव था, माय मिस्टेक। और चौथा आएगा आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस बेटा जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, विश, है ना, कोई प्रेयर या फिर कर्स, किसी को बद्दुआ देना या फिर किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम, ये शो करते हैं, उनको ऑप्टेटिव कहते हैं। और पांचवा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो हमारी स्ट्रॉन्ग या फिर सडन फीलिंग्स को शो करे, एक्स्ट्रा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमने कह दिया हुर्रे, वी वॉन। अब अगर मैं अब आपसे ये बात करूं तो याद रखिएगा, ना ही आपके सिलेबस में ऑप्टेटिव सेंटेंस आना है, ना ही आपके सिलेबस में एक्सक्लेमेटरी आना है। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस आएंगे वो केवल और केवल आपको दिखेंगे, वो इसके क्वेश्चंस दिखेंगे वॉइसेस में या फिर नरेशन के चैप्टर में। और जो हमने पहले किया असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यही वो टॉपिक, यही वो टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर टेंस। आप कोई भी बुक उठा लो, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको या तो सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा होगा, नेगेटिव लिखा होगा, ओपन एंडेड होगा या क्लोज एंडेड होगा। तो इसीलिए अब हमारे पास केवल पढ़ने लायक चार ही प्रकार रहते हैं। पहला हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो जाएगा ओपन एंडेड सेंटेंस, चौथा हो जाएगा क्लोज एंडेड सेंटेंस। तो आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं चारों में करेंगे। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब की टेबल भी बता दी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी समझा दिया है और मेन वर्ब की टेबल भी बता दी है। साथ साथ हमने एक छोटी छोटी परिभाषा बनाई कि टेंस को कितने प्रकार से बोला जा सकता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्लास को यहीं पर आज हम रखेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, ढंग से देखिएगा। कोशिश करूँगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इसकी PDF आपको दी जाए, बट कोशिश करूँगा, श्योर नहीं कह सकता। वोकैबलरी की क्लासेस भी 1-2 दिन में आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। सिलेबस का डिस्कशन ज़रूरी था। टॉपिक जो हमने उठाया बहुत बेसिक से उठाया, बट फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ या तो ग्रुप में या फिर इन चैट्स में आप ज़रूर भेज दीजिए। ठीक है। तो अब लास्ट में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मेरा नाम नीरज मलिक है और मैं 2013 से कॉम्पिटिटिव क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं LIC में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर था, विकास अधिकारी के रूप में था। उसके बाद 2013-14 के बाद मैंने उस जॉब को छोड़कर टीचिंग में करियर को परस्यू किया है। एट प्रेजेंट आप सभी के सामने NN क्लासेस के साथ जुड़ा हूँ, इंग्लिश ग्रामर का फैकल्टी हूँ। और ये सफ़र जो है इंग्लिश का इस तरह ही चलेगा। बस रिक्वायरमेंट यही है मेरी आपसे कि आप अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैक्सिमम मैं ये देखता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो कर लेते हैं, बट हिंदी मीडियम वाले संकोच की वजह से पीछे रह जाते हैं। बट अगर आप डाउट्स क्लियरली पूछेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद। आप सभी को अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है।
और जो भी समस्या हो आप या तो मैनेजमेंट से या फिर सर से ज़रूर बात करें। थैंक यू बेटा।